Hello students, I am Pankaj Vashisht, PGT Physics from GSSS Kerala Cathal, and I welcome you all in today's lecture of EduSet. Today we are going to study about chapter 11 of 9th class and the chapter is Work, Energy and Power यानी कि कार्य तथा ऊर्जा। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है ऊर्जा। इससे पहले वाले लेक्चर्स में आप कार्य तथा ऊर्जा के बारे में पढ़ चुके हैं। ऊर्जा क्या होती है? किसी भी कार्य को करने की क्षमता, कि जिसके पास जितनी ऊर्जा होगी उतना ही वो कार्य कर सकता है। फिर हमने पढ़ा ऊर्जा के प्रकार के बारे में। वैसे तो ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार, विभिन्न प्रकार हम अपनी रोज की जिंदगी में देखते भी हैं, परंतु ऊर्जा को मुख्यतः दो रूप में विभाजित किया गया है। इसके दो रूप या दो प्रकार जो मुख्यतः 9वीं कक्षा में आपने पढ़ने हैं वो है गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी वस्तु के गतिमान होने पर उसके पास जो ऊर्जा पाई जाती है उसे हम क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। अर्थात गति के कारण पाए जाने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। दूसरा रूप है इसका बच्चों स्थितिज ऊर्जा, और आज हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है बच्चों? जैसे हमने गतिज ऊर्जा पढ़ा वैसे ही स्थितिज ऊर्जा को उसके नाम के द्वारा ही समझा जा सकता है। तो स्थितिज ऊर्जा को समझने के लिए भी इसके नाम से ही समझ सकते हैं हम स्थिति। स्थितिज ऊर्जा में क्या शब्द आ रहा है? स्थिति। अर्थात किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा पाई जाती है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। साधारण शब्दों में हम इसको समझ सकते हैं और एक साधारण सा उदाहरण लेंगे। जैसे कि एक रबड़ का छल्ला है। इस रबड़ बैंड को जब खींचकर इसके आकार को बदलने की कोशिश की गई तो क्या हुआ? जब तक हम इसको खींच रहे हैं इसका आकार बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा ये, और जैसे ही हमने इसको छोड़ा ये वापस उसी आकार में उसी लंबाई पर पहुंच गया। जब तक हम इस पर बल लगाते हैं तब तक तो इसका आकार बदलता है, परंतु इसको यहाँ से छोड़ते ही कैसा हो गया? वापस उसी शेप में, उसी आकार में आ जाता है। अब क्या हुआ कि जब हमने इसको ऐसे खींच दिया तो इसमें एक ऊर्जा भर गई और वही ऊर्जा इसको वापस उसी स्थिति पर लाने की कोशिश करेगी। जब हमने इसको इस प्रकार से एक्सटेंड कर दिया, खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, तो इसके अंदर जो ऊर्जा भर गई वो कौन सी ऊर्जा थी? स्थितिज ऊर्जा थी। और यही स्थितिज ऊर्जा इसको खींचकर वापस उसी स्थान पर लाने की, उसी आकार में लाने की कोशिश करती है। तो जब भी किसी वस्तु को हम स्थानांतरित कर देते हैं, अर्थात उसका स्थान बदल देते हैं, तब उसके अंदर जो ऊर्जा पाई जाती है उस ऊर्जा को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। दूसरा एक उदाहरण है एक स्प्रिंग का, कि एक स्प्रिंग लीजिए और इसको दोनों सिरों से, एक सिरा हमने इसका बांध दिया किसी फिक्स पॉइंट से और दूसरे सिरे से हम इसको खींच रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों? जैसे हम इसको खींच देंगे तो ये स्प्रिंग इस तरह से खींच जाएगा, लेकिन जैसे ही हमने इसको यहां से छोड़ दिया ये वापस फिर इसी अवस्था में आ जाएगा। तो इस स्प्रिंग को भी वापस जो उसी अवस्था में खींच कर लाता है उस ऊर्जा को हम क्या कह रहे हैं? स्थितिज ऊर्जा। कि इसके अंदर क्या भर गई? स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि इसको हमने इसके आकार को खींचकर लंबा करने की कोशिश की और इसको यहाँ से स्थानांतरित कर दिया, इसका स्थान बदल दिया, परंतु ये अपने उसी वास्तविक स्थान पर आना चाहता है, तो स्थितिज ऊर्जा इसके अंदर पाई जाएगी। इसी बात का प्रयोग खिलौनों के अंदर, टॉयज जो आपने देखे हो, चाबी से चलने वाले जो खिलौने होते हैं उसमें भी किया जाता है कि जब आपने खिलौने के अंदर चाबी भर दी तो वो स्प्रिंग क्या हुआ? इस तरह से ज्यादा दब गया है। जितने स्प्रिंग दबेगा उतने ही जोर से वो वापस खुलने की कोशिश करेगा,
अब जब तक उस खिलौने के अंदर चाबी भरी हुई है वो खिलौना चलता रहेगा। जैसे ही स्प्रिंग अपनी वास्तविक अवस्था में ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा वो खिलौना चलना बंद कर देगा। घड़ी की सुइयां भी इसी फैक्ट पर, इसी कारण से चलती है, जिसका नाम हमने क्या रखा है, जिस ऊर्जा का नाम क्या है, स्थितिज ऊर्जा। आइए इस स्थितिज ऊर्जा को और विस्तृत रूप से समझते हैं एक और उदाहरण के। तो स्थितिज ऊर्जा को और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है, m द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से, ग्राउंड से उठाकर हम एक ऊंचाई पर ले जाते हैं और वो ऊंचाई कितनी है, h। ठीक है, तो एक वस्तु को उठाकर हम जमीन से उठाकर h ऊंचाई तक ले गए। तो अब क्या होगा कि जब इस वस्तु को यहां से उठाकर किसी ऊंचे स्थान तक ले जाना है तो कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा और कुछ ना कुछ बल भी हमें इस पर लगाना पड़ेगा। अब वो बल कौन सी दिशा में लग रहा है, ऊपर, क्योंकि वस्तु को हमें कहाँ लेके जाना है, नीचे से ऊपर। परंतु हमने क्या पढ़ा है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रत्येक वस्तु नीचे की ओर खींची चली जाती है और उस पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक है ये बात बच्चों, कि इस वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक बल लग रहा है और वो बल कितना है, द्रव्यमान गुणा में गुरुत्वीय त्वरण। अब अगर हमें इस वस्तु को यहां से उठाना है और ऊपर लेके जाना है तो हमें कम से कम इतना बल तो अवश्य लगाना पड़ेगा, जो किसके बराबर है, m × g। तो जब हम इतना बल लगाकर इस वस्तु को ऊपर लेके जा रहे हैं, कितना विस्थापन हुआ, h। तो किया गया कार्य, वर्क, किसके बराबर होता है, अभी हमने इससे पहले वाले टॉपिक्स में पढ़ा कि किया गया कार्य किसके बराबर है, बल गुना विस्थापन। ठीक, तो किया गया कार्य बराबर है बल गुना विस्थापन। अब बल कितना लगाया गया है, F, और विस्थापन कितना है, h। यानी कि किया गया कार्य किसके बराबर है, mg गुना h। अब ये जो कार्य किया गया है बच्चों, इस वस्तु को जमीन से उठाकर h ऊंचाई तक ले जाने में, यही कार्य हमें किसके रूप में मिलेगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में मिलेगा। किया गया कार्य बराबर है स्थितिज ऊर्जा और वो किसके बराबर है, mgh। तो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है, mgh। यदि हम स्थितिज ऊर्जा को EP यानी कि पोटेंशियल एनर्जी से लिखते हैं तो EP किसके बराबर है, mgh। और m क्या है यहाँ पर, m है वस्तु का द्रव्यमान, g है गुरुत्वीय त्वरण और h क्या है, हाइट, जिस पे वो रखा हुआ है, ऊंचाई। जिस ऊर्जा को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा इसके विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है, m, इसका व्यंजक क्या होगा, mgh। अब आता है इसका मात्रक, इसका SI मात्रक क्या है, ऊर्जा का SI मात्रक, ऊर्जा चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो गतिज ऊर्जा है, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा है, हर एक ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। तो इसका भी SI मात्रक क्या है, जूल। अब प्रश्न ये उठता है बच्चों, क्या ऊर्जा के विभिन्न रूपों को परस्पर बदला जा सकता है? क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय हैं? मतलब कि क्या गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदल सकते हैं या क्या स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल सकते हैं? अब बहुत सारे उदाहरण जो है आप देखते हैं अपने आसपास, जैसे पौधों द्वारा सूर्य की ऊर्जा से खाना बनाना, वायु का चलना, और एक सबसे कॉमन उदाहरण जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है वो क्या है, जल से विद्युत ऊर्जा बनाना। अगर आपने ध्यान से कभी सुना हो कि पानी से, जल से विद्युत ऊर्जा
कैसे बनाई जाती है। तो आइए आज थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि विद्युत ऊर्जा जल द्वारा कैसे बनाई जाती है। देखो बच्चों, जल से बिजली बनाने के लिए एक बांध बनाया जाता है। सबसे पहले एक बांध बनाते हैं और उस बांध के पीछे जल को, पानी को एक ऊंचाई तक इकट्ठा कर लिया जाता है। अब क्योंकि पानी कहाँ है, ऊंचाई पर, जमीन से थोड़ी सी ऊंचाई पर है, तो उसके पास कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। उसके पास कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। अब ये स्थितिज ऊर्जा इस पानी के अंदर है और ये पानी यहाँ पर ठहरा हुआ है। अब इस पानी को हम ऊपर से नीचे की तरफ गिराएंगे। जब इस पानी को ऊंचाई से गिराया जाता है, अब ये पानी बहने लग गया और अब इसके पास कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। तो यहां हमने क्या देखा कि स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल गई, गतिज ऊर्जा में। अब इस गतिज ऊर्जा को, पानी की गतिज ऊर्जा को कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, एक यहाँ पर टरबाइन लगाई जाती है। टरबाइन क्या होती है, गोल सी फिरकी होती है और इसके साथ ये जुड़ा होता है एक एक्सल और यहाँ लगाया होता है जनरेटर। जनरेटर का काम तो आपको पता ही है, क्या करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब यहाँ पर जो पानी की गतिज ऊर्जा है, ये जो पानी तेजी से ऊपर से आ रहा है, ये इस टरबाइन पे गिरेगा और ये टरबाइन जो रुकी हुई थी पहले, वो कैसे होगी, चलने लग जाएगी, घूमने लग जाएगी, घूर्णन गति करेगी और गति के कारण इसके पास कौन सी ऊर्जा जाएगी, गतिज ऊर्जा। अब ये टरबाइन जब घूम रही है तो इससे जुड़ा ये एक्सल भी क्या होगा, घूमने लगेगा और ये किस में बदल जाएगा, गतिज ऊर्जा को क्या कर देगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देंगे। और ये यांत्रिक ऊर्जा इस जनरेटर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा से क्या बना दी जाएगी, विद्युत ऊर्जा बना दी जाएगी। तो ये था एक छोटा सा उदाहरण जिसमें हमने देखा ऊर्जा के विभिन्न प्रकार आपस में परस्पर परिवर्तनीय हैं। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में, फिर स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, फिर गतिज ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो विभिन्न रूप हमने इस उदाहरण में पढ़ लिए और ये सभी एक से दूसरे से जुड़े हुए। तो ऐसा ही एक नियम अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो यही कहता है कि ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय हैं, कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, परंतु न तो ऊर्जा को सृजन किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। अब यहाँ देखो, जो ऊर्जा शुरू से थी वही हमने लास्ट तक विद्युत ऊर्जा में बदल दी। हमने बाहर से कोई ऊर्जा नहीं दी, न ही हमने यहाँ से कोई ऊर्जा ली है। तो ऊर्जा का संरक्षण नियम, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ऊर्जा का संरक्षण नियम। ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या कहता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, अर्थात ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, परंतु न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है न ही इसका विनाश किया जा सकता है। इसी बात को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक वस्तु जिसका द्रव्यमान क्या है, m द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊपर से किसी एक ऊंचाई पर जब वो रखा हुआ है, हमने मान ली वो ऊंचाई कितनी है, वो हाइट कितनी है, h, यहाँ पर ये रखा हुआ है। अब जब ये यहाँ रखा है यानी कि स्थिर है, तो इसके पास कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक, और ये स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, mgh। इस समय पर जहां पर हमने नाम दे दिया पोजीशन 1 पे, पोजीशन 1 पे वस्तु के पास केवल स्थितिज ऊर्जा है और वो ऊर्जा किसके बराबर है, mgh के बराबर है। क्योंकि वस्तु स्थिर है तो इस समय पर इसके पास कोई गतिज ऊर्जा नहीं होगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या कर दी हमने, शून्य। अब हम इस वस्तु को ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। अब जब ये वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो यह मुक्त पतन की अवस्था में है, जो आप गुरुत्वाकर्षण वाले पाठ में पढ़ चुके हो कि जब भी किसी चीज को ऊपर से नीचे छोड़ दिया जाता है तो वो केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आती है
और उस पर लगने वाला त्वरण भी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होगा। अब जब क्योंकि ये नीचे आ रही है और गतिमान अवस्था में है तो इसके पास कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी, गतिज ऊर्जा। उस समय पे जो गतिज ऊर्जा शून्य थी वो अब कितनी हो जाएगी इसके पास, 1/2 mv², यदि v वेग से इसको नीचे की ओर फेंका गया है। गतिज ऊर्जा के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट, हवा में ही कोई पॉइंट देख लें और इस पॉइंट पर इसके पास स्थितिज ऊर्जा भी पाई जाएगी, परंतु यह स्थितिज ऊर्जा ऊपर वाली स्थितिज ऊर्जा से कम होगी। मान लीजिए कि ये अगर आधे रास्ते में है तो इस ऊर्जा का आधा भाग यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक, तो इस अवस्था में यहाँ कहीं हवा पर इसके पास गतिज ऊर्जा भी है और स्थितिज ऊर्जा भी है। पहले गतिज ऊर्जा शून्य थी और अब पाई जा रही है। तो क्या अर्थ निकालें इसका कि यहाँ जो कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा थी उसका कुछ भाग गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया है। अब ऊर्जा के पास दो रूप है, दोनों साथ साथ चलेंगे। गतिज ऊर्जा भी है क्योंकि ये गतिमान है और क्योंकि ये कुछ ऊंचाई पर है तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा भी पाई जाएगी। जैसे जैसे ये वस्तु नीचे आएगी, ऊंचाई से नीचे आ रही है, हाइट कम होती जा रही है, तो h क्या होगा, कम होता जाएगा। h कम होने के कारण ये स्थितिज ऊर्जा भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और सारी की सारी ऊर्जा किसमें होगी, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो यहाँ कहीं पर अगर मैं इसको कहूं कि ये जमीन का लेवल है तो यहाँ कहीं इस पॉइंट पर तो यहाँ कहीं इस पॉइंट पर जहां पर ऊंचाई धीरे धीरे कम होती जा रही है और शून्य होने वाली है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती जाएगी, कम। कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा पाई जाएगी। अधिक गतिज ऊर्जा पाई जाएगी। तो हमने क्या देखा बच्चों, पहली पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे और फिर तीसरी पोजीशन, अगर मैं इसका नाम दे दूं, तीन अलग अलग बिंदुओं पे जब हमने देखा, फर्स्ट पॉइंट पर केवल स्थितिज ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा नहीं थी। फिर सेकंड पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा कम हो गई और वो आधा भाग उसका गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। तीसरी पोजीशन पर स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल ना के बराबर रह जाएगी और सारी की सारी ऊर्जा कौन सी पाई जाएगी, गतिज ऊर्जा ही पाई जाएगी। तो यहाँ हम इस उदाहरण में क्या देखते हैं कि जैसे जैसे वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ऊर्जा के दो रूप आपस में परिवर्तनीय हैं। स्थितिज ऊर्जा गतिज में, कभी गतिज स्थितिज में, इस तरह से परिवर्तन होता जा रहा है। तो इस उदाहरण से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हमने पानी से बिजली बनाने वाला उदाहरण भी पढ़ा है। ठीक, तो इन सब उदाहरणों से ये निष्कर्ष निकाला गया कि यह ऊर्जा का एक नियम है जिसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का संरक्षण नियम। और इस नियम के अनुसार ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ना तो कोई ऊर्जा उत्पत्ति की जा सकती है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, शक्ति। शक्ति क्या है, किसी भी कार्य को करने की दर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब दर से क्या अभिप्राय है, दर मतलब उस कार्य को करने की स्पीड, उसकी गति कितनी है, कार्य करने की गति कितनी है, इस बात को हम क्या कहते हैं, शक्ति। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए दो बच्चे हैं, दो विद्यार्थी हैं, ए और बी। ए विद्यार्थी 15 किलोमीटर की दूरी को 20 सेकंड में तय कर पाता है। इसी प्रकार से यही 15 किलोमीटर की दूरी बी विद्यार्थी 10 सेकंड में तय कर लेता है। अब दोनों विद्यार्थियों द्वारा समान कार्य किया गया है और वो कार्य क्या है, 15 किलोमीटर की दूरी को तय करना। परंतु ये ए विद्यार्थी
इस काम को 20 सेकंड में, लंबे समय में करता है, जबकि बी विद्यार्थी इस काम को 10 सेकंड में यानी कि कम समय में कर लेता है। काम दोनों ने एक सा किया, परंतु समय दोनों का अलग अलग लगा है। तो जो विद्यार्थी कम समय में अधिक कार्य कर ले उसकी शक्ति अधिक है, जो विद्यार्थी अधिक समय में वही काम कर रहा है उसकी शक्ति कम है। तो इस उदाहरण से हमें स्पष्ट होता है कि हम क्या कह सकते हैं कि शक्ति क्या है, किसी भी कार्य को करने की स्पीड, उसकी गति, कि कोई भी मनुष्य या कोई भी वस्तु, कोई भी मशीन कितनी जल्दी, कितनी गति से उस कार्य को करेगी। तो इसको हम शक्ति को अगर व्यंजक बनाकर लिखना चाहें शक्ति का, तो क्या बनेगा? शक्ति बराबर है किया गया कार्य बटा लिया गया समय। जो कार्य किया गया है बटे जिस उस कार्य को करने में जो समय लिया गया है वो क्या हो जाएगा? शक्ति। ठीक। अब शक्ति का मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक क्या है? देखो, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? अभी हमने पढ़ा जूल। और समय का एसआई मात्रक क्या है? सेकंड्स। ठीक। और इसको हम लिख सकते हैं J बाय एस, J यानी जूल, S यानी सेकंड। तो ये क्या बन गया? जूल प्रति सेकंड। इसी मात्रक को बच्चों नए नाम से लिखा जाता है। जेम्स वाट एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम से मात्रक है वाट। और वाट किसके बराबर है? जूल बटे सेकंड। ठीक। अगर आपसे 1 वाट की परिभाषा पूछी जाए कि 1 वाट किसके बराबर होगा, तो यू कैन राइट 1 वाट वह शक्ति है जिसमें 1 जूल का कार्य 1 सेकंड के समय में किया जाता है। यदि 1 जूल कार्य 1 सेकंड में किया जाए तो उस मशीन की या उस व्यक्ति की शक्ति होगी 1 वाट। एक मात्रक तो ये है। ऐसे ही किलोवाट, शक्ति का दूसरा मात्रक किलोवाट। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। जिस तरह से आपने पढ़ा कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, वैसे ही 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और बात आती है औसत शक्ति। अब ये औसत शक्ति क्या है? शक्ति को तो हमने पढ़ लिया, क्या था? कार्य करने की दर। अब औसत शक्ति कब इस्तेमाल होती है बच्चों? यदि कोई अभिकर्ता, अभिकर्ता कौन है? या तो कोई मशीन या कोई व्यक्ति। यदि कोई अभिकर्ता एक कार्य को अलग अलग समय अंतरालों में करता है, कभी उसको काम करने में 5 सेकंड लग रहे हैं, कभी उसको 10 सेकंड लग रहे हैं और फिर 15 सेकंड लग रहे हैं, अलग अलग समय अंतराल में, समय बार बार बदल रहा है उसका, इस प्रकार से करता है, तो हम उसकी शक्ति के बारे में क्या कहेंगे कि उसकी शक्ति कैसे निकालेंगे हम? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? औसत शक्ति को ज्ञात करते हैं कि यदि एक अभिकर्ता को अलग अलग समय लग रहा है कार्य करने में तो उसकी औसत शक्ति ज्ञात की जाएगी। औसत निकाल लेंगे उसका हर एक समय में जो उसने कार्य किया है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? अभिकर्ता द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा, कुल उपयोग की गई ऊर्जा, या तो ये कह लो इसे, या ये कह लो आप कुल किया गया कार्य। अभिकर्ता द्वारा किया गया कुल कार्य कह ले या कुल उपयोग की गई ऊर्जा कह ले, डिवाइडेड बाय अभिकर्ता द्वारा लिया गया समय, कुल लिया गया समय। ये क्या हो जाएगा? औसत शक्ति, यानी कि टोटल एनर्जी बाय टोटल टाइम। बात वही है, सिर्फ हम यहाँ पर क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर देंगे, अलग अलग जो समय दिए हुए हैं सबको जोड़ देंगे और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी? पावर या औसत शक्ति। ठीक है। अब बात आती है बच्चों ऊर्जा के मात्रक की। वैसे तो ऊर्जा का मात्रक हमने पढ़ा है क्या होता है? जूल।
कार्य तथा ऊर्जा दोनों का ही मात्रक क्या, ऐसा ही मात्रक क्या है, जूल। लेकिन जब ऊर्जा को बड़े पैमाने पर व्यावसायिक क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है, जब ऊर्जा का आदान प्रदान किया जाता है बड़े बड़े पावर हाउसेज में, तो हम ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक का इस्तेमाल करते हैं और वो क्या है, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत बार आएगा। तो इसे ध्यान से देखिए कि 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होगा। किलोवाट जैसे आपने पढ़ा है 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, वैसे ही 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है, गुना में 1 घंटा। अब 1 घंटे को अगर हम सेकंड से बदलें तो 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, तो हमने यहाँ 60 गुना 60 कितने बना दिए, 3600 सेकंड। अब 1000 वाट गुना में 3600 सेकंड, तो क्या मिल जाएगा, 36 गुना में 36 गुना में 10 की शक्ति 5, 36 इंटू 10⁵ जूल। अभी जूल कैसे आया, वाट गुना में सेकंड, यहाँ वाट था और यहाँ सेकंड था। हमने क्या पढ़ा है कि वाट, 1 वाट किसके बराबर होता है, 1 जूल प्रति सेकंड। अब इस वाट को अगर सेकंड से गुना कर दिया है, वाट गुना सेकंड, तो क्या आ गया, जूल। अब हमारे पास भी यहाँ क्या है, वाट गुना सेकंड, तो ये क्या बन गया, जूल। तो हमने क्या पाया कि 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो आपके पास जब क्वेश्चन आएगा कि 1 किलोवाट घंटा या 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर है, तो आप क्या लिखेंगे, 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स के बराबर होता है। तो आइए एक सवाल हल करते हैं जिसमें दिया गया है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का एक जीना पर दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊर्जा ज्ञात करें व शक्ति ज्ञात करें। द्रव्यमान दिया गया है 50 किलोग्राम और अब कुल समय लिया गया कितना है, 9 सेकंड। अब जब ये लड़का ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वही इसके द्वारा किया गया कार्य है। ऊर्जा बराबर कार्य, और वो कितना है, mgh। m कितना दिया हुआ है, 50 किलोग्राम, g है 10 और h हमने निकाल लिया 6 ऊर्जा आ गई है। अब हमें निकालनी है शक्ति, तो वो किसके बराबर है, वर्क बाय टाइम और एनर्जी बाय टाइम, ऊर्जा बटे समय, और वो किसके बराबर आ जाएगा, 500 गुना 6.75 भाग में कर देंगे 9। ठीक, तो इसको हल करने पे हमें मिलेगा 375 वाट। तो शक्ति यानी कि पावर किसकी बराबर है, लड़के की 375 वाट की जो है उस लड़के की पावर यानी कि शक्ति है। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, तो इस लेक्चर में जो हमने पढ़ा आइए उसे एक बार फिर दोहराते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा स्थितिज ऊर्जा। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और इसका व्यंजक है mgh। उसके बाद हमने पढ़ा ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इसकी न तो उत्पत्ति की जा सकती है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा शक्ति। कार्य करने की दर या गति को शक्ति कहते हैं और शक्ति को निकालने का व्यंजक है कार्य, किया गया कार्य बटा लिया गया समय। मतलब किए गए कार्य को समय से भाग करने पर शक्ति हमें प्राप्त हो सकती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।